हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं माइनर टेस्ट 5 का सॉल्यूशन। माइनर टेस्ट 5 के जो टॉपिक थे वो थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय ईच ऑफ आयनिक स्पीसीज इज नोन एज। देखिए, ये आपको मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, आपने थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिया होगा तो आपको आई थिंक क्लियर हो जाएगा कि आपके दो तरह के आयंस होते हैं, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। अब दोनों के जो करंट का जो रेशो है कि भाई कैटायन कितना करंट फ्लो कर रहा है और एनायन कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसका जब रेशो हम निकालते हैं, रेशो कैसे निकालते हैं कि कैटायन का निकालना है तो कैटायन का करंट डिवाइडेड बाय टोटल करंट, टोटल में से कितना है रेशो निकालते हैं। तो चाहे आप करंट का रेशो कहो या मोबिलिटी का रेशो कहो या फिर आप कह सकते हो कंडक्टेंस का रेशो, तीनों लगभग सेम ही रिजल्ट आता है। उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। अब ये कह रहा है कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी। तो देखिए, गिब्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेल जी नॉट, आप कह सकते हो डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, ये आपके फॉर्मूला है। तो अगर आपको डेल जी निकालना है तो माइनस एन एफ ई नॉट करना है आपको, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना। माइनस अब एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो अगर आपको रिएक्शन दे रखी है तो रिएक्शन आपको दे रखी है, इस रिएक्शन को देख के आपको क्या पता चल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। जिंक जो था वो 2+ में कन्वर्ट हो गया, कॉपर 2+ था जो कॉपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2। तो एन की वैल्यू 2 आएगी। एफ की वैल्यू आप राउंड ऑफ में 96500 ले सकते हैं, इसने दे भी रखी है 96487, जो आपकी इच्छा हो आप लिख सकते हैं 96487। और ई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.1। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखिए, ये जो है ये मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ कि डीनियल सेल के लिए डेल जी की वैल्यू कितनी आएगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। -212.27, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ये मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ऑन पासिंग 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड एट एनटीपी इज। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं नहीं मानता इसको, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना होके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पर मूल कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है। कैसे? अब आपको फैराडे में मैंने एक चीज तो रटा रखी है, अब आपने नहीं रटी तो आप लॉस में हो। मैंने आपको एक चीज रटा रखी है, एक फैराडे का मतलब एक तुल्यांकी। अगर आप एक फैराडे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो या चार्ज दे रहे हो तो कितना जो है वो सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा? एक तुल्यांकी, मतलब उसका तुल्यांकी भार के बराबर। तो ये कह रहा है कि ऑन पासिंग 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड एट एनटीपी इज। अब इसको वॉल्यूम को एक बार छोड़ देते हैं। मैंने कहा कि अगर एक फैराडे में इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं तो हाइड्रोजन जो है वो कितना डिपॉजिट होगा? एक तुल्यांकी। और हाइड्रोजन का एक तुल्यांकी का मतलब होता है 1 ग्राम। ठीक है, 1.008 जो है वो राउंड ऑफ में 1 ले लेता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फैराडे में दूंगा तो हाइड्रोजन का एक तुल्यांकी डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, जो भी आप कहना चाहो। तो हाइड्रोजन का जो तुल्यांकी भार है वो 1 होता है। तो एक तुल्यांकी मतलब 1 ग्राम डिपॉजिट हुआ। अब बात करें अगर हम वॉल्यूम की, तो एक हमने पढ़ रखा है मूल कंसेप्ट में कि कोई सी भी जो गैस है उसका जो 1 मोल का वॉल्यूम है एनटीपी पर, वो होता है 22.4 लीटर, या आप कह सकते हो 22400 ml। ये आप कह सकते हो किसका है? 1 मोल का। अब आपको निकालना क्या है कि हाइड्रोजन के कितने मोल हैं। तो हाइड्रोजन जो है गैस फॉर्म में होता है, H2 के फॉर्म में होता है। अब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या? वेट इन ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम कितना डिपॉजिट हुआ? 1। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इसका? 2। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हाफ। तो 1 मोल का वॉल्यूम इतना है, तो हाफ मोल का वॉल्यूम कितना होगा? इसको 2 से भाग दे दो, 2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको सॉल्व कर लो, आंसर कितना आ जाएगा? ये। तो क्वेश्चन क्या था कि 1 फैराडे आपने चार्ज दिया, तो जैसे 1 फैराडे चार्ज दिया तो वेट डिपॉजिट कितना हुआ? एक तुल्यांकी। एक तुल्यांकी जो है हाइड्रोजन का वो 1 ग्राम है, ऑक्सीजन का कितना है? 8 ग्राम। ये आपको याद करना है। तुल्यांकी भार में आपको पढ़ा चुका हूं मूल कंसेप्ट में। तो हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार कितना है? 1 ग्राम। तो एक तुल्यांकी डिपॉजिट हुआ मतलब 1 ग्राम डिपॉजिट हुआ। अब आपको मोल कंसेप्ट मैंने पढ़ा रखा है, वहां पर बता रखा है 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर या 22,400 ml। तो
तो अब आपको क्या करना है, वेट इन ग्राम को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स में, तो ये आपके आगे हाफ मोल, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये भी मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। देखिए मैंने आपको नॉन्स्ट इक्वेशन पढ़ाई थी, नॉन्स्ट इक्वेशन आपको मैंने सेल के लिए भी पढ़ाई थी और इलेक्ट्रोड के लिए भी पढ़ाई थी, और वहां पर मैंने आपको कैलोमेल जो है आपके इलेक्ट्रोड वो अच्छे से पढ़ाया था और सॉल्व भी करवाया था, और वहां पर हिंट भी दिया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है। तो आपने ध्यान नहीं रखा, कोई बात नहीं, नहीं रखा तो दोबारा से बता देते। अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं रख रहे इसका मतलब आप पीछे चल रहे हैं बाकियों से। अगर कोई चीज एक बार बता दी जाती है तो वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, फिर भी अगर समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर कैलोमेल इलेक्ट्रोड जो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैलोमेल इलेक्ट्रोड होता क्या है और उसकी सेल रिएक्शन क्या होती है। तो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, और उसकी जो सेल रिएक्शन बताई थी वो ये बताई थी कि आपके Hg2Cl2 जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और क्या बना रहा है 2Hg जो कि लिक्विड फॉर्म में है प्लस 2Cl माइनस, ये इसकी सेल रिएक्शन है। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड में, और इसमें फर्क क्या है कि यहां पर आपको मेटल आयन नहीं दिखेगा, मेटल दिखेगा और मेटल का सॉल्ट दिखेगा, ये इसकी सेल रिएक्शन है। अब जब आप नॉन्स्ट इक्वेशन लिखते हो तो नॉन्स्ट इक्वेशन क्या लिखते हो, अगर मैं इलेक्ट्रोड के लिए सिंपल ई नोटेशन काम में लूँ तो ये हो जाएगा ई इक्वल्स टू ई नॉट, सेल नहीं है ये, इलेक्ट्रोड के लिए लिख रहा हूँ, माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन कितने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब ये जो है इसको मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा सा क्या स्पेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, वापस से मैं लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम नहीं हो। E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट। अब देखिए प्रोडक्ट क्या है Hg, तो ये हो गया Hg की पावर 2 Cl माइनस की पावर 2, जो भी इसके कोफिशिएंट होते हैं पावर में जाते हैं, अपॉन Hg2Cl2। अब देखिए Hg2Cl2 सॉलिड है और मरकरी जो है प्योर फॉर्म में लिक्विड है, तो जो प्योर फॉर्म में होता है या सॉलिड फॉर्म में होता है उसकी एक्टिविटी कितनी होती है 1, तो ये फॉर्मूले में से हट जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Cl माइनस की पावर 2, ये रह जाएगा, बाकी हट जाएंगे ये और ये हट जाएंगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो पावर 2 है वो कहाँ जाएगी, आगे मल्टीप्लाई में जाएगी, तो E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में आया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया लॉग Cl की पावर माइनस, मतलब Cl माइनस, ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। तो अब ई नॉट जो है वो स्टैंडर्ड है, ई नॉट जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड ई नॉट है। अब यहां पर मेन बात क्या है कि अगर आप Cl की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो ये वाली टर्म बढ़ेगी ओवरऑल, और ये वाली टर्म नेगेटिव में है, तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि Cl माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ाने से जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो कम हो रहा है। क्लियर। तो जिसमें Cl की कंसंट्रेशन सबसे कम है उसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, अमंग द फॉलोइंग कैलोमेल इलेक्ट्रोड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ विच ऑफ द इलेक्ट्रोड वुड बी हाईएस्ट, हाईएस्ट किसकी होगी, जिसमें Cl की कंसंट्रेशन कम है। Cl की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पोटेंशियल कम, और कम है तो पोटेंशियल ज्यादा। तो सैचुरेटेड का मतलब तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो गई, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 0.1 है, सबसे कम कंसंट्रेशन किसकी है, इसकी। तो जिसमें Cl की कंसंट्रेशन सबसे कम होगी उस केस में जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड का वो सबसे ज्यादा आएगा। देखिए ई नॉट जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है, वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता, लेकिन ई चेंज होता है। तो ई कैसे चेंज कर रहा है Cl से, Cl की कंसंट्रेशन ज्यादा तो ई कम, Cl की कंसंट्रेशन कम तो ई ज्यादा। तो यहाँ पर उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो जिस केस में Cl, अब देखिए Cl माइनस एक्चुअल में क्या है, सॉल्ट फॉर्म में, KCl के फॉर्म में, तो KCl की जिसकी कंसंट्रेशन सबसे कम है उस केस में कैलोमेल इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मॉल्टन Al2O3। अब देखिए यहां पर आप एक चीज तो रट लीजिए, जहां पर भी फैराडे का क्वेश्चन आ जाए, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन आ जाए, तो वहां पर एक चीज आपको याद आनी चाहिए कि एक फैराडे मतलब एक तुल्यांकी,
मतलब जितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी दोगे उतने तुल्यांकी डिपॉजिट होंगे। क्लियर है? तो यहां पर आपको करना क्या है कि एक फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से एक तुल्यांकी डिपॉजिट होता है। तो अगर आपको पता चल जाए कि कितने तुल्यांकी डिपॉजिट हुए तो उतने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी दिए। अब तुल्यांकी की संख्या कैसे निकालनी है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट होता है 27, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है एटॉमिक वेट कितना होता है 27, और एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है +3, तो 27 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 9, तो उसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो 9 होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जब आप संख्या निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो वैसे आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे 9 4 जा 36, ठीक है, 36 माइनस करे बच्चा कितना 4, वापस से 0 आ जाएगा तो सेम चलेगा 4.44। तो 4.44 तुल्यांकी डिपॉजिट हुए, इसका मतलब फैराडे कितने दिए आपने 4.44। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका है, अब आप कैसे सॉल्व करते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी जो प्रैक्टिस है, अब आप देखेंगे मैंने मेरी प्रैक्टिस से आपको सॉल्व करके बताया, आपको 1 मिनट भी नहीं लगा। हाँ, अगर कैलकुलेशन टिपिकल दे तो टाइम लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन को समझने में और उसको अप्लाई करने में। अब आप सोचते हैं कौन सा ही फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूले से भी बात वही पड़ती है जो मैंने आपको बता रखा फॉर्मूला, W इक्वल्स टू ZIT। तो Z का मतलब होता है E/F और ये होता है Q। तो अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो अगर मैं कह रहा हूं कि भाई F जो है वो मतलब जो चार्ज है वो फैराडे के बराबर हो जाए तो Q और F कट जाएगा तो W क्या आ जाएगा E। वही मैं आपको बार बार थ्योरेटिकल स्टेटमेंट में रटाता रहता हूँ कि भाई 1 फैराडे मतलब 1 तुल्यांकी, 2 फैराडे मतलब 2 तुल्यांकी, जितने फैराडे उतने तुल्यांकी। तो अगर तुल्यांकी पता चल गए तो फैराडे निकाल लो आप, कोई बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट solution, the ratio of speeds of silver and NO3 minus ion was determined to be 0.92. Find the transport number of NO3 minus। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर आप इसको ऐसे समझो कि जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है वो होता क्या है। ट्रांसपोर्ट नंबर जो है, जैसे मैंने कहा प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर, तो ट्रांसपोर्ट नंबर रेशो है। रेशो किस किस का आप कह सकते हो, मोबिलिटी का, कंडक्टिविटी का, करंट का। ठीक है, अब मैं मोबिलिटी के सेंस में बात करूं तो ये हो जाएगा U प्लस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस, ये हो गया। ऐसे माइनस का कहूं तो T माइनस क्या हो गया, U माइनस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस, ये दोनों के ट्रांसपोर्ट नंबर हो गए। अब ये कह रहा है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ दिस, तो स्पीड के रेशो की बात करा तो मैंने एक बार क्या करा, T प्लस अपॉन T माइनस कर दिया। तो T प्लस अपॉन T माइनस जब आप करोगे तो ये हो गया U प्लस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस मल्टीप्लाई में, नीचे वाली टर्म रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ, ये हो गया U प्लस प्लस U माइनस अपॉन U प्लस सॉरी U माइनस। समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, इतना मैं तो इतना करता ही नहीं, ये कैंसिल आउट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पीड का उसने रेशो दे रखा है वो आप मोबिलिटी का रेशो कह लो, या मोबिलिटी का जो रेशो दे रखा है वो उसके ट्रांसपोर्ट नंबर का रेशो है। कहने का मतलब है जो स्पीड का रेशो है वो उसके ट्रांसपोर्ट नंबर का रेशो है, ये दे रखा है। तो इसने क्या दे रखा है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ सिल्वर एंड नाइट्रेट आयन वाज डिटरमाइंड टू बी दिस। तो ये जो आ रही है T प्लस अपॉन T माइनस या U प्लस अपॉन U माइनस, इसकी वैल्यू आ रही है 0.92। और जब आप ट्रांसपोर्ट नंबर का सम लेते हो T प्लस प्लस T माइनस, इसकी वैल्यू आती है 1। अब उसने पूछा क्या है आपसे, फाइंड द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ NO3 माइनस, T माइनस पूछा है। तो T माइनस आपको पूछा है तो T प्लस हटाना है, तो T माइनस जो है वो किसके बराबर है, 1 माइनस T प्लस। तो मैंने क्या करा, T प्लस को रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया T प्लस की जगह मैंने क्या कर दिया 1 माइनस T प्लस अपॉन T माइनस, सॉरी मुझे T प्लस हटाना है, तो T प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ T प्लस लिखना, T प्लस इक्वल्स टू 1 माइनस T माइनस, तो ये आ जाएगा 1 माइनस T माइनस, नीचे T माइनस है ही, ये आ गया 0.92। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका T माइनस आ जाएगा। ठीक है, कैसे भी आप सॉल्व करो वो आपके ऊपर है। अब मैं सॉल्व करता तो मैं इतना ज़्यादा हेडेक नहीं लेता ये सॉल्व करने की,
मुझे तो ये पता है कि भाई रेशो जो आया प्लस और माइनस का वो कितना आ रहा है 0.92, जो कि 1 से कम है। 1 से कम तब आएगा जब ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है। अब क्योंकि दोनों का सम 1 आ रहा है तो मिड पॉइंट क्या है 0.5, 0.5 ऐड करोगे तो 1 आएगा। अगर 1 से कम आ रहा है मतलब ऊपर वाली टर्म 0.5 से छोटी है, नीचे वाली टर्म 0.5 से बड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे वाली टर्म 0.5 से बड़ी है वो मेरा आंसर है। तो 0.5 से बड़ी कौन सी है, ये वाली तो है नहीं, ये वाली जो है वो 1 से ज्यादा होगी, जो कि 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब बच गए दो ऑप्शन, ये और ये। अब अगर 0.92 होता तो ऊपर वाली टर्म क्या हो जाती 0.08, तो रेशियो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता, तो ये आंसर आ जाएगा। इसको आप इससे भी सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा। टाइम आप जितना बचा सकते हो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको अगर मैं डायरेक्ट क्रॉस चेक करूं तो क्रॉस चेक कैसे करूंगा, भाई टी माइनस पूछ रहा है ना ये, तो अब आपके टी माइनस अगर मैं कह रहा हूँ 0.52 है तो टी प्लस कितना हो गया 0.48, ये 0.52 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लो, अगर सॉल्व करने के बाद ये इसके बराबर आ गया मतलब ये आंसर क्या है, सही है। इसको कहते हैं क्रॉस चेक करना। तो अगर आप जैसे सॉल्व करना चाहे वैसे कर सकते हैं, आपका आंसर सही आना चाहिए और कोशिश ये करें कि टाइम कम लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What is the pH of a solution obtained by mixing 50 ml of 0.2 m HCl and 100 ml of 0.1 m NaOH? तो यहाँ पर अगर हम मिक्सिंग के क्वेश्चन की बात करें तो N3V3 इक्वल्स टू N2V2 माइनस N1V1, ये फॉर्मूला है। नॉर्मेलिटी हम लेते हैं, अब क्योंकि HCl जो है इसकी वैलेंसी 1 है और NaOH की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी जो है मोलरिटी के बराबर आती है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं N3V3, एसिड को ले लेता हूं पहले, कंसंट्रेशन इसकी 0.2 है, इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 50, माइनस यहां पर इसका जो कंसंट्रेशन है 0.1 है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 100। इसको सॉल्व करना है, पॉइंट से 0 गया तो 5 2 जा 10, माइनस पॉइंट से 0 गया 10 आ गया 0। इसका मतलब जो दोनों पार्ट है एसिड और बेस वाले वो दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों को कैंसिल आउट करके 0 आ गया। तो जब दोनों बराबर है एसिड और बेस, बराबर का मतलब वॉल्यूम से नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, उसका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो बराबर है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल है, pH 7 आएगी। अगर एसिड वाली टर्म ज्यादा आती तो फिर एसिडिक सॉल्यूशन होता, बेसिक वाली टर्म ज्यादा आती तो बेसिक सॉल्यूशन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.04 N HCl एंड NaOH इज, सेम टू सेम कैलकुलेशन है, सेम टू सेम फॉर्मूला है, N3V3 इक्वल्स टू, यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ गया आपके 0.04 इंटू 50, कितना 50 ml है, माइनस 50 इंटू 0.02, जो भी है कुछ भी आप पहले लिख लो, 0.02 इंटू 50, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो N3V3 इक्वल्स टू, ये पॉइंट हटाया मैंने, पॉइंट हटाया तो ये आपके ये पॉइंट 0.04 था ना, तो इसको मैंने एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, ये 0 कट गया, 5 4 जा 20, तो ये आ गया 2 पॉइंट हटाने के बाद। और इसमें भी आप देखेंगे पॉइंट इसको मैंने यहाँ लगाया तो ये 0 हट गया, 5 2 जा 10, तो ये आ गया। तो N3V3 इक्वल्स टू 2 - 1, इसका मतलब ये आ गया 1 के बराबर। तो N3 जो है वो है 1/V3, V3 मतलब टोटल वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम आपने मिक्स करा 50 और 50 100, तो ये 100 आ गया। अब N3 है 100, 1/100 मतलब 10⁻²। जब आप pH लेंगे माइनस लॉग ऑफ 10⁻², इसकी वैल्यू आएगी 2, तो pH कितना आ जाएगा 2, आंसर क्या होगा 2, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है, तरीका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैलकुलेट pH ऑफ 0.001 m सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जब बेस दे रखा है और उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है तो वो OH माइनस के सेंस में है, तो या तो आप POH निकाल लो, उसको फिर कन्वर्ट कर लेंगे pH में, और या फिर आपको डायरेक्ट pH निकालनी है तो वो हालांकि सिंपल POH निकालो पहले, वो ज्यादा सही है। देखिए एसिड के केस में हम pH निकालते हैं, बेस के केस में हम POH निकालते हैं। तो जैसे बेस की बात करूं तो मैं लिखूंगा POH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, ये सिंपल सा तरीका है। तो जैसे एसिड के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं वैसे बेस के लिए कर दो। लास्ट में क्या करना है, pH इक्वल्स टू 14 माइनस POH, ये करना है आपको। अब मुझे क्या करना है, POH निकालनी है, कैसे निकालेंगे, अज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि जब आप pH निकाल दो तो आपको मतलब किससे, H प्लस की कंसंट्रेशन से, और POH निकाल दो तो आपको मतलब किससे, OH माइनस की कंसंट्रेशन से।
तो मैंने आपको बताया था कि जब आप स्टार्टिंग में m लेते हो तो वो आपका एग्जैक्ट नहीं है, आपको नॉर्मेलिटी में चाहिए। लेकिन जब वैलेंसी 1 होती है तो हम काम चला लेते हैं, लेकिन यहाँ वैलेंसी 1 नहीं है। अज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 OH माइनस दे रहा है। कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.001 m। अब ये जो 0.001 m कंसंट्रेशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की है, OH की कंसंट्रेशन इससे जस्ट ट्वाइस हो जाएगी, क्योंकि एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले में 2 H माइनस मिल रहे हैं आपको। सॉल्यूशन ऑफ CH होल्टाइस इस, तो सबसे पहली बात तो ये कंसंट्रेशन किसकी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो OH माइनस की जो कंसंट्रेशन है वो इसकी ट्वाइस हो जाएगी, क्योंकि ये कह भी रहा है कि भाई कंप्लीट आयोनाइजेशन है, तो वो हो जाएगी, इसको मैं 10⁻³ लिख रहा हूँ तो वो हो जाएगी 2 × 10⁻³। ये हो गई OH माइनस की कंसंट्रेशन। तो PUH अगर मैं निकालूं तो माइनस लॉग 2 × 10⁻³। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा POH, तो देखिए जो पावर होती है वो तो सीधे सीधे प्लस में आ जाती है आगे, तो ये हो गया +3 माइनस log 2, PH3 जो है माइनस log 2। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, इसको मैं अभी इतना छोड़ देता हूं। अब मुझे क्या चाहिए, pH। तो pH होता है 14 माइनस POH, ये फॉर्मूला है। तो अब इसको मैं अगर मैं pH निकालूं तो ये हो गया 14, जो भी POH की टर्म है वो मैंने माइनस करनी है, तो ये हो गया 14 माइनस 3, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस log 2। तो 14 में से 3 घटाए तो हो गए 11 log 2। log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, 11.3 राउंड ऑफ, आंसर क्या आ जाएगा 11.3। तो पहली बात तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उसकी अगर आपसे कोई पीएच पूछ रहा है, पीएच पूछ रहा है, ध्यान रखना पीओएच नहीं पूछ रहा, पीएच पूछ रहा है तो 7 से ज्यादा ही आएगी। तो आपके ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब आपसे कैलकुलेशन नहीं भी हो रही है, आपको तुक्का भी लगाना है, तो 2 ऑप्शन है आपके पास। तो कैलकुलेट करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 11.3। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द pH of a buffer solution of 0.1 m acetic acid and 0.1 m sodium acetate is, ब्रैकेट में दे रखा है pK की वैल्यू एसिटिक एसिड के लिए 4.745। अब देखिए ये बफर का क्वेश्चन है, बफर की pH पूछी है, तो बफर की pH का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये एसिडिक बफर का एग्जांपल है, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट एसिडिक बफर का एग्जांपल है। तो एसिडिक बफर के लिए pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। इसमें आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर लो। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, pH इक्वल्स टू pKa, pKa की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.745 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट जो है वो कंसेंट्रेशन कितनी है 0.1 और एसिड की कितनी है 0.1, दोनों की 0.1 है, तो ये आपके 1 आ जाएगा, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपके आंसर आ गया 4.745 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट इज मेड अप टू 250 ml। मतलब ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बना रहे हैं हम, कैसे बना रहे हैं 6.3 ग्राम हमने डिसॉल्व करा, कितने ml में 250 ml में। द वॉल्यूम ऑफ 0.1 n NaOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज। ये कह रहा है कि भाई ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया ऑक्जेलिक एसिड का 250 ml, उसके 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसके 10 ml किसके ऑक्जेलिक एसिड के 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.1 n के NaOH का कितना वॉल्यूम लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑक्जेलिक एसिड की कंसंट्रेशन निकालिए नॉर्मेलिटी में। तो नॉर्मेलिटी में जब आप ऑक्जेलिक एसिड की कंसंट्रेशन निकालोगे तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम या पर लीटर आप कह सकते हो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट इन ग्राम कितना दे रखा है 6.3, इक्विवेलेंट वेट जो होता है ऑक्जेलिक एसिड का वो होता है 63। अब ये बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किसका इक्विवेलेंट वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपको आ जाएगा। वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पर यूनिट वॉल्यूम या पर लीटर। अब लीटर आपकी डायरेक्ट आपको पता है कि भाई 250 का मतलब कितना होता है, तो पर लीटर इसको आप सिंपल सा कर लीजिए, ये आपके हो गए 250 और ऊपर आ गया आपके 1000, तो ये हो गया आपके 4 और ये हो गया आपके नीचे हो गया 10, 4/10 मतलब 0.4। ये आपकी नॉर्मेलिटी आ गई किसकी ऑक्जेलिक एसिड के लिए। अब एसिड बेस टाइट्रेशन में जब हम एंड पॉइंट की बात करते हैं तो वहां पर फॉर्मूला क्या लगता है N2V2 इक्वल्स टू N1V1, मतलब एसिड और बेस जो है दोनों बराबर हो जाते हैं। अब पूछ क्या रहा है
वॉल्यूम ऑफ NaOH। अब मान लो कि ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है, या कुछ भी मान लो, बेस मान लो, एसिड मान लो, चलो मैं इसको बेस मान लेता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है। इसको मैंने कह दिया कि ये बेस है और मैंने कह दिया ये एसिड है, ठीक है। अब बेस का जो N2 है, बेस के लिए आपकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.1, तो मैंने N2 के लिए लिख दिया 0.1। अब इसका वॉल्यूम चाहिए मुझे NaOH का, कितने NaOH काम में आएगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो मुझे V2 चाहिए। अब N1 क्या है, एसिड की कंसंट्रेशन, जो कि कितनी आई मेरी 0.4। ध्यान रखना कि एसिड बेस टाइट्रेशन में नॉर्मेलिटी में लेते कंसंट्रेशन, मोलैरिटी में नहीं लेते। कंसंट्रेशन आ गई, वॉल्यूम कितना है एसिड का, वॉल्यूम कितना दे रखा है उसने, कितना ml लेना है आपको, 10 ml। अब 250 मत ले लेना, वो तो सॉल्यूशन बनाया था हमने, इसका 10 ml दे रखा है, ठीक है। अब मुझे V2 चाहिए, तो V2 क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू 10 अपॉन 0.1। ये 0.1 को आप करोगे तो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है, इसको आप पॉइंट से पॉइंट काट दो, तो 4 इंटू 10 कितना हो गया, 40। आंसर क्या आएगा, 40 ml। आंसर क्या आएगा, 40 ml। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है एसिड की ज्यादा है 4 गुना, इसकी 0.1 है तो उसकी 0.4 है, तो 4 गुना है, मतलब दूसरे का जो वॉल्यूम लगेगा उसको न्यूट्रल करने में वो 4 गुना लगेगा, तो इसके 10 ml को इसका 4 गुना बैलेंस करेगा, 4 गुना मतलब 40 ml बैलेंस करेगा। तो ये जो आपके डाउट थे माइनर टेस्ट 5 के, जिसमें आपके 2 यूनिट थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम, वो मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीटली सॉल्व करवा दी है।